हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 9 लेक्चर्स पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने घर्षण बल को स्टार्ट किया था और उसका क्या इतिहास हो सकता है। हमने घर्षण बल का संपूर्ण इतिहास पढ़ा और उसके बाद हमने घर्षण बल में कुछ अंडरस्टैंडिंग की थी। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, सर घर्षण गुणांक क्या होता है और घर्षण कोण क्या होता है और इससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और घर्षण बल से होने वाले लाभ और हानि और घर्षण बल से घर्षण बल को हम किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इन सभी को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप नोट्स बनाते रहना क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं घर्षण बल का सूत्र, घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने उसके लिए यहाँ पर एक चित्र बना रखा है। देखो, हमने ये माना है कि इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है। अगर ये m द्रव्यमान की वस्तु है तो ये जमीन पर, हम ये जानते हैं कि अगर संसार में कोई भी वस्तु है जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान है वह हमेशा वस्तु जमीन पर कुछ बल लगाती है। तो ये जो वस्तु है m द्रव्यमान की, ये जमीन पर कुछ बल लगाएगी जिसको हम कहेंगे mg। ये इसको भार कहते हैं। संसार की हर एक द्रव्यमान वाली वस्तु अपना भार जमीन पर लगाती है। तो अगर ये वस्तु जमीन पर ये भार लगाएगी तो अभिलंब प्रतिक्रिया, जैसे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा तो थोड़ी सी आप जानकारी होगी कि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है कि जितना बल तुमने किसी पर लगाया है वो वस्तु उतना ही हमें अपोजिट करके देगी। तो अगर ये वस्तु इस तल पर mg बल लगा रही है तो ये तल भी ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देगा, अभिलंब प्रतिक्रिया देगा, इसको अभिलंब प्रतिक्रिया देगा। ये यहाँ से ये थोड़ा चलो ठीक है, लेंथ लगभग ये बराबर होनी चाहिए क्योंकि जितना ये है और उतनी ही अभिलंब प्रतिक्रिया ये देता है। तो अगर बराबर, इसको वैसे बराबर होता है, अगर आपको ना लग रही हो तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये लेंथ जो हमेशा बराबर होती है क्योंकि ये बल बराबर होते हैं। ये है हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया, हम इसको लिख देते हैं R। अभिलंब अभिलंब प्रतिक्रिया ये हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया है जो इस वस्तु ने इस तल पर बल लगाया है तो इस तल ने इस पर एक क्रिया लगाई है। अगर हम माने कि इस वस्तु पर हमने F बल लगाया है, ये है आरोपित बल, आरोपित बल, ये हमने इस वस्तु पर बल लगाया है और अगर इस पर बल लगाया है तो ये इधर गति करना प्रारंभ कर देगी। तो अगर ये गति करेगी तो इन तल के मध्य में एक विरोधी बल कार्य करेगा जिसको हम बोलेंगे Fk, मतलब गतिक घर्षण। जैसे ही ये वस्तु इधर गति करना प्रारंभ कर देगी तो इन तलों के मध्य में एक विरोधी बल कार्य करेगा जो इसकी गति को लगातार रोकने का प्रयास करेगा और उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। और यहाँ पर गति कर रही है, ये हमने आरोपित बल लगाया है तो हमने मान लिया कि वस्तु गति करना स्टार्ट कर दी इधर, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर तलों के मध्य में एक घर्षण बल कार्य करेगा जिसको हम गतिक घर्षण बोलते हैं। अब हमें यहाँ समझ में आया है कि सर एक बल ये गया अभिलंब प्रतिक्रिया और सर ये है घर्षण बल, तो घर्षण कोण कहाँ से निकल के आएगा। हमने इससे पहले आपको वेक्टर का एडिशन बताया था कि आखिरकार वेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा हम आपको पढ़ा चुके हैं उसमें। तो हमारे पास एक ये वेक्टर है, मतलब एक ये बल है, बल एक सदिश राशि है, मतलब सदिश को बोलते हैं वेक्टर। तो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, इनका परिणामी निकालना है। तो हमने आपको 2 नियम बताए थे सर, एक त्रिभुज का नियम था और एक समांतर चतुर्भुज का नियम था। आप यहाँ कहोगे कि सर यहाँ त्रिभुज का नियम लग सकता है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज का नियम तभी लगता है जब वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 अंश हो। अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया एकदम सीधी है और ये बल इधर लग रहा है तो यहाँ 90 अंश का कोण है, इसका मतलब यहाँ पर सर त्रिभुज का नियम लग सकता है। तो त्रिभुज का नियम क्या था कि जैसे मान लो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और इसके साथ एक दूसरा वेक्टर है 90 अंश पर, इसको हमें जोड़ना है। तो पहले वेक्टर की सिर लेते हैं और दूसरे वेक्टर की पूंछ यहाँ रखते हैं और पूंछ रखने के बाद फिर यहाँ रखने के बाद जोड़ देते हैं, तो इस तरह से वेक्टर चला जाता है। तो दूसरे वाले वेक्टर का हेड और पहले वाले वेक्टर का पूंछ, इनको मिला देते हैं, यही इनका परिणामी होता है। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे मान लो अभिलंब प्रतिक्रिया ये है और ये हमारा घर्षण बल है। अगर इस घर्षण बल को उठाकर हमें इसके साथ जोड़ना है
तो सर घर्षण बल की ये पूंछ यहाँ पर है और अविलंब प्रक्रिया का भी पूंछ यहीं पर है, अविलंब प्रक्रिया का सिर यहाँ पर है। तो हम इस वाले बल को, इस वाले घर्षण बल को शिफ्ट कर देंगे ऊपर, और हमने पैरेलल शिफ्टिंग समझ लिया घर्षण बल की, तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ऊपर। तो चलो हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं इसको। ये है, हमने इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। ये हमने, ये जो घर्षण बल था इसकी हमने पैरेलल शिफ्टिंग करके एफ के इधर पहुंचा दिया। अब हमें समझ में आ चुका है सर, ये अविलंब प्रक्रिया का सिर हो गया और घर्षण बल की ये पूंछ हो गई और ये इसका सिर हो गया। हमने कहा था कि सर लास्ट वाले वेक्टर का सिर और पहले वाले वेक्टर की पूंछ, इनको मिलाते हैं। अगर हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास एक परिणामी निकल के आएगा, ये वाला परिणामी, ये निकल के आया। तो ये जो परिणामी निकल के आया, ये परिणामी क्या होगा, घर्षण बल और अविलंब प्रक्रिया का ये परिणामी है। और यही परिणामी इस अविलंब प्रक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, इसी कोण को हम थीटा बोलते हैं और इसी का नाम है घर्षण कोण। मतलब घर्षण कोण की अगर परिभाषा लिखें तो क्या हो सकती है कि सर घर्षण बल और अविलंब प्रक्रिया का परिणामी, ये जो परिणामी है, ये अविलंब प्रक्रिया के साथ जितना भी कोण बनाता है उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो घर्षण कोण की क्या परिभाषा हुई कि घर्षण बल और अविलंब प्रक्रिया का परिणामी अविलंब प्रक्रिया के साथ जो भी कोण बनाता है उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो ये घर्षण कोण है। हम आपसे कहें कि सर घर्षण कोण हमने ऊपर बनाया, क्या नीचे भी बना सकते हैं? तो दिखा सकते हैं। जैसे अविलंब प्रक्रिया जितनी होगी उसकी वैल्यू इस mg के बराबर होगी, ये बात की गारंटी है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अपोजिट फोर्स बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर है। जैसे हमने इस वेक्टर को उठाकर ऊपर ले गए थे, अगर हम इसी वेक्टर को उठाकर नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि घर्षण बल नीचे अगर खिसका देंगे तो घर्षण कोण नीचे बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हमारा एफ के आ गया है। तो ये है, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है और ये घर्षण बल के बराबर है। इसको यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे, ये इन दोनों को अगर हम यहाँ मिलाएंगे, इसका ये सिर और इसके ये पूंछ, तो ये एंगल बनकर तैयार होगा। सर ये एंगल भी घर्षण कोण कहलाता है। सर ये एंगल भी घर्षण बल के ही बराबर है। तो चाहे इसको मान लो ये भी एंगल भी घर्षण कोण के बराबर है। तो ये भी घर्षण कोण है, ये भी घर्षण कोण है। वैसे चित्र में हम किसी एक को दिखाते हैं तो हम इसको दिखाते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सर ये भी घर्षण कोण ही होता है। तो यहाँ हमें समझ आएगा सर घर्षण कोण क्या होता है। तो हम परिभाषा इसकी लिख देते हैं, घर्षण कोण, घर्षण कोण। आखिरकार घर्षण कोण की क्या परिभाषा होगी, तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया अविलंब प्रक्रिया, घर्षण बल तथा अविलंब प्रक्रिया का परिणामी, अब कॉमा लगा दो, अविलंब प्रक्रिया के साथ, अभिलंब प्रक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, उसे ही घर्षण कोण कहते हैं। ये हमने घर्षण कोण की परिभाषा जान ली कि सर घर्षण कोण क्या होता है, कि अविलंब प्रक्रिया और घर्षण बल, इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी अविलंब प्रक्रिया के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसी को घर्षण कोण कहते हैं। तो यहाँ से हमें सर समझ में आया कि सर ये है घर्षण कोण और ये घर्षण बल हो गया और ये अविलंब प्रक्रिया हो गई। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस वाले त्रिभुज में देखना, ये जो मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज में थोड़ा गौर करना। इस वाले त्रिभुज में जब आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे तो उसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक होता है। उनमें उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताने के लिए पहले कोई एंगल हमारे पास होना चाहिए। तो हम अभी एंगल इसको मानते हैं और हम जानते हैं कि सर कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, लंब। तो ये लंब कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, लंब। एल से दिखा देते हैं इसको, चलो नहीं लिख देते हैं, ये लंब कहलाएगी। और ये जिस पर कोण बना है ये आधार कहलाएगी, आधार, ये आधार बन जाएगी। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज में जो मैंने शेड किया है, इस वाले त्रिभुज में ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लें जो
लंब और आधार में संबंध दिखा देता है, तो हम जानते हैं कि सर वो होता है टेन। तो हम यहाँ पर टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब में क्या है सर, ये जो लंब है, लंब में है ये हमारा घर्षण बल। घर्षण बल मतलब एफ के है, तो हम यहाँ रख देंगे सर एफ के। एफ और ये के सफिक्स में है नीचे, मल्टीप्लाई मत समझ लेना। आधार, सर आधार में ये अविलंब प्रक्रिया आर है, ये अविलंब प्रक्रिया आर है। और यहाँ पर एक गजब की बात निकल के आई कि इस संसार का कोई भी घर्षण वाला सतह, अगर हमें उस पर वास्तविकता में घर्षण कोण निकालना है तो उसके फॉर्मूला, घर्षण कोण हर एक सतह के लिए फिक्स रहता है, नियत रहता है। तो उस पर लगने वाला घर्षण बल और अविलंब प्रक्रिया, अगर इनका हम अनुपात निकालते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, किसी एक पृष्ठ के लिए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है। इसका मतलब ये हमेशा सर नियत रहता है। इसको मैं नियत नियत रहता है, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ही हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया कि टेन थीटा बराबर एफ के अपॉन आर बराबर म्यू। यहाँ पर ये म्यू क्या है सर, म्यू एक गुणांक है जिसको घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू क्या है, म्यू एक सर गुणांक है जिसको घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, ये है घर्षण गुणांक। और थीटा क्या है सर, घर्षण कोण है, घर्षण कोण। और यहाँ पर सर एफ की क्या है, ये घर्षण बल है, घर्षण बल, ये है घर्षण बल। तो हाँ, और यहाँ आर अविलंब प्रक्रिया है। अगर बाई चांस आर नहीं दे, आर का मान नहीं देगा सवाल में, तो वो देगा कि इतने द्रव्यमान की वस्तु है, द्रव्यमान देगा। तो अगर द्रव्यमान दे देगा तो आर बराबर एम जी होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर द्रव्यमान दे दिया तो जी की वैल्यू हम 10 मान लेंगे, तो आर वहां से निकाल सकते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं सर घर्षण, ये घर्षण कोण है, ये घर्षण गुणांक है, ये घर्षण बल है, ये अविलंब प्रक्रिया है। तो सर इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर पहला, यदि घर्षण कोण 30 अंश है तो घर्षण गुणांक बताओ। ये है आपके लिए सवाल। ये बहुत आसान सवाल है कि सर अगर घर्षण कोण का मान 30 अंश है और घर्षण गुणांक पूछा है, तो सर हमारे पास फॉर्मूला है, सर ये पूछा है और कोण दे रखा है, तो इन दोनों को अभी हम बराबर ले लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है सर टेन थीटा बराबर म्यू, और हमको म्यू चाहिए तो टेन थीटा सीधा लिखते हैं इसको, म्यू बराबर टेन थीटा, म्यू बराबर टेन थीटा। थीटा के स्थान पर 30 अंश रख दो, तो ये हो गया टेन 30, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हमारे पास घर्षण गुणांक निकल के आ गया। हम एक और सवाल समझते हैं, ये बहुत आसान सवाल था। सर एक और सवाल समझते हैं कि यदि घर्षण बल 3 न्यूटन है तथा अभिलंब प्रतिक्रिया √3 न्यूटन है, तो घर्षण कोण बताओ। ये भी अगर पूछ लिया कि सर घर्षण बल तो इतना है, एफ के 3 न्यूटन, और अविलंब प्रक्रिया जो है वो है हमारी √3 न्यूटन, तो घर्षण कोण बताना है। मतलब सर एफ के दे दिया और अविलंब प्रक्रिया दे दी और घर्षण कोण पूछा मतलब थीटा, तो इन दोनों को अभी हम बराबर मान लेंगे। हम यहाँ कहेंगे कि सर हमारे पास फॉर्मूला टेन थीटा बराबर एफ के अपॉन आर लगेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ रखते हैं जरा, यहाँ रख देते हैं, एफ की वैल्यू है 3 न्यूटन और अपॉन इसकी है √3 न्यूटन। ये घर्षण कोण निकल रहा है, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और √3 से ये 3 कटेगा √3 बार। अगर ये नहीं जानते हो तो भाई साहब गणित तुम्हारा कमजोर है, क्योंकि ये होता कैसे अगर नहीं समझ में आता। देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 को हमने लिख दिया और अपॉन में क्या था, √3 था, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को हमने ये लिख लिया और इसमें से 1 कट जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू है और वही वैल्यू बिना अंडर रूट के है,
तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू अंडर रूट बार कट जाती है। ये मैथ है, ये समझना चाहिए। तो अब हम जानते हैं सर टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 आ गया। तो टेन की टेबल में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? ये टेन 60 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 अंश आ चुका है। तो अगर हमारे पास घर्षण बल दे दिया और सर अविलंब प्रतिक्रिया दे दी और घर्षण कोण पूछा है तो हम बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कि सर 60 अंश इसका जवाब है। अगला एक और सवाल हम लिखते हैं, यहाँ पर एक सवाल और हम लिखते हैं कि यदि किसी किसी तल का घर्षण गुणांक यदि किसी तल का घर्षण गुणांक 0.2 है। अब तुम कहोगे सर यहाँ कोई मात्रक नहीं लिखा, तो घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि घर्षण गुणांक बराबर एफ के अपॉन आर होता है। एफ के एक तरह का बल है सर, आर भी एक तरह का बल है, तो बल बट्टे बल मतलब मात्रक कट गया। तो इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमीय सूत्र होता है, तो घर्षण गुणांक के पीछे कोई मात्रक नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमने कहा घर्षण गुणांक 0.2 है। तथा द्रव्यमान मतलब उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो 5 किलोग्राम है। तो उस पर लगने वाला घर्षण बल बताओ। घर्षण बल बराबर क्वेश्चन मार्क। घर्षण बल पूछ लिया, घर्षण गुणांक हमको दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला है सर, हमें पूछा है घर्षण बल मतलब एफ के पूछा है और गुणांक भी दिया है, तो सर एफ के पूछा है और ये भी हमको दे रखा है, तो हम इन दोनों को अभी बराबर में लेकर आंसर निकाल देंगे। यहाँ फॉर्मूला लगते हैं सर एफ के और बट्टे आर। देखो आर के स्थान पर अभी हम डायरेक्ट आर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ द्रव्यमान दे रखा है ना इसका द्रव्यमान, तो आर बराबर एम जी रख लेंगे। आर बराबर एम इंटू जी और बराबर में 0.2 रखेंगे क्योंकि बराबर में म्यू है। यह हमने फॉर्मूला रखा। अब हम जानते हैं कि सर ये एम जी है, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो सर इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाकर लिखते हैं कि सर एफ की अगर निकाल रहे हो तो बराबर में आएगा 0.2 ये है और एम यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, तो एम का मान 5 kg है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू अभी हम 10 मान लेते हैं। तो अगर 10 का गुणा करेंगे इस 2 में, पॉइंट 2 में, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो कुल मिलाकर कितना निकल के आया? 10 न्यूटन यहाँ से बल निकल के आया। तो ये देखो घर्षण कोण हुआ कि घर्षण कोण क्या होता है और घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, और मैंने 3 सवाल आपको बता दिए। ये है घर्षण बल का फॉर्मूला और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो हमने ये लिखा है। अभी इसके बाद अभी और आएगा कि सर रिपोज कोण क्या होता है, तो वो हम अभी समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम रिपोज कोण समझ लेते हैं कि आखिरकार रिपोज कोण क्या होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है एक वस्तु, एम द्रव्यमान की वस्तु है और ये सतह पर रखी हुई है। हमने क्या किया कि इसका एक पृष्ठ उठाने का प्रयास किया, थोड़ा सा इसे उठा दिया। अगर हमने देखा सर ये अभी स्थिर है, स्थिर वस्तु है, स्थिर, हमने इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, एंगल 1 थीटा 1 कर दिया, तो ये अभी भी स्थिर है। हमने कहा कि ये वस्तु अभी भी स्थिर है। हमने सोचा कि थोड़ा सा एंगल और बढ़ा कर देखते हैं, इसको हमने थीटा 2 कर दिया, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया। हमने देखा कि ये अभी भी स्थिर वस्तु है, अभी भी ये गतिमान नहीं हुई है। तो हमने सोचा कि थोड़ा और एंगल बढ़ाते हैं इसका, और हमने इसको कर दिया थीटा 3। और जैसे ही इतने एंगल पर हम इसको ले गए वैसे ही ये गति अवस्था में आ गई, ये गतिमान हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये वह न्यूनतम कोण है, ये वह छोटे से छोटा कोण है जिस पर ये वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ जो लिख रखा है रिपोज कोण, इसकी परिभाषा भी यही होती है कि वह छोटे से छोटा कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल, देखो ये जो ढलान वाला समतल होता है इसको भौतिक विज्ञान में नत समतल कहा जाता है, इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल। तो हम कहेंगे कि वह छोटे से छोटा कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर गति करना प्रारंभ कर देती है, वह छोटे से छोटा एंगल जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर गति करना प्रारंभ कर देती है, वह कोण रिपोज कोण कहलाता है। तो हम ये यहाँ से ये समझ में आएगा सर यही रिपोज कोण है, यही रिपोज कोण है। परिभाषा लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखो
वह वह न्यूनतम कोण वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर गति करना प्रारंभ कर देती है। विराम मत लगाइए भाई साहब, कॉमा लगाइए, कर देती है, तो उस न्यूनतम कोण को ही रिपोज कोण कहते हैं। ये हमारी रिपोज कोण की परिभाषा हुई कि वह छोटे से छोटा कोण है जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर गति करना प्रारंभ कर देगी, तो वह छोटे से छोटा कोण ही रिपोज कोण कहलाता है। देखो, इस रिपोज कोण को ये हमेशा घर्षण कोण के बराबर होता है। सर यहाँ घर्षण कोण हो सकता है, घर्षण कोण और रिपोज कोण हमेशा बराबर होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तुम कहोगे सर कैसे? तो मैं एक यहाँ छोटा सा चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिए ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु रखी है, ये वस्तु है m द्रव्यमान की, यही वाली वस्तु है, m इसका द्रव्यमान है, तो यहाँ से नीचे की तरफ ये mg काम करेगा। ये तो थीटा होता है रिपोज कोण। मान लीजिए ये गति करना प्रारंभ कर दी, हम ये जानते हैं कि सर ये जो समांतर रेखा है ये वाली, और ये है नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये है इधर एक बल काम करेगा जिस बल से ये नीचे मूव करेगी, तो ये जो mg है ये दो भागों में टूटेगा। एक परपेंडिकुलर, इसको हम थीटा कोण मानेंगे, इसको थीटा, ये जो कोण है यही घर्षण कोण होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं वो अभी एक मिनट बाद मैं बताता हूँ। ये है mg cos थीटा। तुम कहोगे सर ये क्या है? वेक्टर वियोजन सीखा है? जब कोई वेक्टर होता है सर उसको दो भागों में तोड़ना होता है, तो हम ये देखते हैं कोण के पास वाली भुजा cos में चली जाती है और दूर वाली भुजा साइन में चली जाती है। तो ये वाला जो बल होगा, ये वाला बल क्या होगा? mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा होगा, और ये वाला mg cos थीटा होगा। तो mg cos थीटा ये वाला और ये वाला, ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा सर यही घर्षण कोण होता है। और ये घर्षण कोण और ये रिपोज कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि आप, ये हमारे समझने का विषय नहीं है कि सर ये कैसे बराबर होते हैं, फिर भी अगर किसी के मन में इच्छा है कि सर ये किस तरह से बराबर होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको आराम से दिखा दूंगा कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस तरह से बराबर होता है। ये किस तरह से बराबर होता है ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का बस इतना है कि रिपोज कोण का मान घर्षण कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होता है सर? ये वाला एंगल सर इसके कैसे बराबर हो जाएगा? अगर ये सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि आखिरकार ये दोनों एंगल कैसे बराबर होते हैं, किस तरह से लाइन खींचेंगे, किस तरह से पैरेलल लाइन बन जाती है और ये किस तरह से एंगल बराबर होता है। इसको अगर समझना है तो वो आप कमेंट कर दिए, मैं उसको बता दूंगा। वो हमारे भी काम का नहीं, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमें यहाँ एक पॉइंट लिखना है, एक नोट पॉइंट लिखना है कि घर्षण कोण हमेशा रिपोज कोण के बराबर होता है, रिपोज कोण के बराबर होता है। जो घर्षण कोण है वो हमेशा रिपोज कोण के बराबर होता है। ये हमको बात डायरेक्ट याद रखनी है, अगर आपसे कभी सवाल पूछ लेगा तो बता देना। अगला हम यहाँ से एक नोट पॉइंट और लिखते हैं, कुछ नोट पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये m द्रव्यमान की वस्तु है, तो ये m द्रव्यमान की वस्तु है और ये कोई प्लेन है जो कि इस तरह से परपेंडिकुलर है, इस तरह से खड़ा हुआ है, और ये अगर m द्रव्यमान की है तो ये नीचे की तरफ बल लगाएगी m × g। सवाल हमारा ये है कि हम इस पर ये जो है ना ये वाला फोर्स लगाएंगे, ये वाला हमने इस पर आरोपित बल लगाया है, ये हमने आरोपित बल लगाया है। अब ये पिंड यहाँ पर रखा है तो यहाँ घर्षण बल तो कुछ लगेगा, तो वो सवाल ये पूछेगा कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और परपेंडिकुलर प्लेन पर हमें उसको रोक के रखना है, मतलब ये नीचे सरक के ना आए, हमें रोक के रखना है इसको। अगर हमें इसको रोक के रखना है
तो इस पर हमें कितना बल लगाना होगा। तो हम हमेशा याद रखेंगे सर इसको अगर रोक के रखना है, ये नीचे सरक के ना आ जाए, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो सर mg से हमेशा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और mg क्या है? इस वस्तु का भार। इसका मतलब इस वस्तु के भार से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा हमें, तब ये यहाँ रुक पाएगी। तो हम इस नोट पॉइंट को लिख लेंगे। यदि यदि एक लंबवत सतह पर किसी m द्रव्यमान वाले पिंड को रोक कर रखना है, तो उस पर लगाया गया बल उसके भार से अधिक होना चाहिए। ये हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर प्लेन है और हमने उस पर एक ब्लॉक रखा क्या है? अभी हमने रोक के रखा है। ब्लॉक m द्रव्यमान का है तो नीचे mg बल लगाएगा। तो हम अगर ये कहें कि सर हमें इसको यहीं रोक के रखना है, तो रोक के रखने के लिए कितना इधर से बल लगाएंगे? तो हम कहेंगे सर इसका जितना भार है ना, ये भार mg, इससे अधिक लगाएंगे, बराबर भी नहीं, बराबर लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सरकने लगेगा, लेकिन इससे हम अधिक लगाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा अधिक लगाएंगे तो ये यहीं रुक जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये होगा। एक और नोट पॉइंट है, अगला हम नोट पॉइंट देखते हैं कि सर एक और नोट पॉइंट क्या है। एक नोट पॉइंट ये है कि सर घर्षण गुणांक अगर हमने देख लिए, जैसे घर्षण बल कई प्रकार का हो गया, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल और रोलिंग, इसको हम लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। तो यहाँ से सर 3 तरह के घर्षण गुणांक भी निकलेंगे। सर कौन सा घर्षण गुणांक सबसे बड़ा होता है? तो जो हमने बताया था सीमांत घर्षण बल, उसी का सर सीमांत घर्षण गुणांक सबसे बड़ा होता है। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे म्यू एल का मतलब है, एल का मतलब लिमिटिंग फ्रैक्शन, म्यू एल का मतलब सीमांत घर्षण गुणांक, ये सबसे ज्यादा होता है इसका मान। और उसके बाद होता है म्यू एस होता है, वैसे एस का मतलब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन मत मान लेना, एस का मतलब यहाँ पर सर्पी घर्षण। चलो इसको मैं ब्रैकेट में म्यू के लिख दे रहा हूँ, म्यू के गतिक घर्षण की बात कर रहे हैं। ये सीमांत घर्षण और इससे छोटा होता है गतिक घर्षण। तुम कहोगे सर एफ एस तो स्टैटिक नहीं है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गतिक घर्षण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। तो ये स्लाइडिंग वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद होता है म्यू आर, रोलिंग फ्रिक्शन। ये हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा होता है सीमांत घर्षण गुणांक और उससे कम होता है गतिक घर्षण गुणांक, जिसको हम सर्पी घर्षण गुणांक बोलते हैं। और उससे भी कम होता है सर लोटनिक घर्षण गुणांक, म्यू आर। अगला है, यहीं पर हम सर घर्षण बल की बात करें तो एफ एल जो कि लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और सर यहाँ पर एफ एस, ये वही वाला सर्पी घर्षण बल, या फिर हम इसको एफ के लिख देते हैं, कहीं कहीं एफ के लिखकर आता है। अगर देखो एफ एस लिखा होगा तो स्लाइडिंग लिखा रहेगा, ज्यादातर यहाँ पर के लिखकर ही आता है। स्लाइडिंग मतलब सर्पी घर्षण। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हिंदी उसकी पढ़ लेना, हिंदी, क्योंकि हर एक सवाल की हिंदी भी दी होती है। तो यहाँ पर अगला है एफ आर ये होता है। तो हमारे पास ये 2 नोट पॉइंट और आ गए कि सर इन 2 नोट पॉइंट को हम अलग से याद रखेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं सर घर्षण बल के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, और ये हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम अगला नोट पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार घर्षण बल से रिलेटेड अगला नोट पॉइंट क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर साइकिल गति कर रही है तो साइकिल के दोनों टायर के बीच में घर्षण बल की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये हमेशा पूछता है। तो मैंने यहाँ पर साइकिल बनाई है जैसे कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सर इसके टायर के मध्य, ये पीछे वाला टायर और ये आगे वाला टायर, इन दोनों के मध्य में सर घर्षण बल कैसे काम करता है, सर इसको हमें समझा दीजिए। तो देखो, जब यहाँ पर ये इसका पेडल है, इस पेडल पर हम लगा दें, देखो इस साइकिल पर कोई भी व्यक्ति बैठा होगा तो वो बल लगाएगा, वो जो बल लगाएगा वो बल किस पहिए पर पहुंचता है। अगर मान लीजिए इस पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, चलो मान लो मैं बैठा हूं, तो अगर मैं इस साइकिल को चलाऊंगा तो इस मैं भी एक बल लगाऊंगा। वो बल में कौन से वाले पहिए पर लगाऊंगा, इस वाले पहिए पर मैं बल लगाता हूं कि इस वाले पहिए पर लगाता हूं,
तो इसका जवाब होगा सर पीछे वाले पहिए पर हम लगाते हैं बल, कोई भी व्यक्ति है इसी पर लगाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेडल है ना, ये पेडल एक चेन के माध्यम से इस पीछे वाले पहिए से कनेक्ट रहता है। तो हमने यहाँ पर जो भी फोर्स लगाया होगा, इसका मतलब सर हमने वो पीछे वाले पहिए पर बल लगाया है। तो जब हम इस पर बल लगाते हैं तो हमने किधर बल लगाया? ये पहिया देखो आगे जाती है साइकिल, तो ये पहिया घूमता है इस तरह से, ये पहिया घूमता है इस तरह से पीछे की तरफ, इस तरह से ये पहिया ऐसे घूमता है। इसका मतलब जो हमने बल लगाया है इस पहिए पर, पीछे की तरफ लगाया है। हमने बल लगाया है, हमने जो बल लगाया है वो सर पीछे की तरफ लगाया है। तो ये पहिया इस तरह से घूम रहा है, तो ये सरफेस है, तो यहाँ घर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी? एफ के आगे की तरफ लगेगा। यहाँ हालांकि सर पे घर्षण होगा तो वो हम बोलेंगे सर एफ के। तुम कहोगे सर एफ के, ये तो गतिक घर्षण हो गया, गतिक घर्षण, लेकिन गतिक घर्षण में भी ये कौन सा होगा? तो सर ये रोल कर रहा है, रोल, तो रोलिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर गतिक घर्षण हमने अभी लिखा है क्योंकि सर्पी और रोलिंग दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया। तो पिछले वाले टायर पर, अगर हम पिछले वाले टायर की बात करेंगे तो किधर लगेगा घर्षण बल? सर इस पर लगेगा, आगे की तरफ। क्यों लगेगा? क्योंकि सर जो हमने बल लगाया है वो बल इस पहिए पर पीछे की तरफ लगा है, वो बल हमने पहिए की तरफ पीछे की तरफ लगाया, इस तरह से लगाया है। तो ये पहिया देखो इस तरह से गति कर रहा है, तो घर्षण बल आगे की तरफ होगा। मतलब इस सरफेस की ये जो जमीन है, जमीन और टायर के मध्य में गति हो रही है इस तरह से, इस तरह से, तो ये घर्षण बल आगे लगेगा। लेकिन आगे वाले पहिए को हमने स्वतंत्र रखा था, उस पर हम किसी प्रकार का बल नहीं लगा रहे हैं। तो सर इस वाले ये जो पहिया आगे मूव करेगा, ये किस बल के कारण मूव करेगा? ये जो इस पर हमने बल लगाया है, तो ये इस पूरी साइकिल पर आगे की तरफ एक बल लगाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा, आगे की तरफ फोर्स, जिसको हम सर्पी घर्षण बोल देंगे सर, गतिक घर्षण मान लो कि। तो ये वाला बल लगेगा और इस बल के कारण ये पहिया आगे बढ़ेगा। अब अगर एक बात 1 मिनट के लिए आप इतना मानोगे सर ये पहिया स्थिर है, मूव नहीं करता है, और अगर हम पीछे वाले पे बल लगाएंगे तो ये फिर खिसकता हुआ जाएगा। लेकिन चलो यहाँ पर बॉल बेरिंग लगी होती है, ये घूमता है, तो यहाँ पर ये घूम रहा है, ये किसके कारण घूम रहा है? ये यहाँ पर बल लगाने के कारण घूम रहा है, तो ये इस बल के कारण घूम रहा है, ये घूम रहा है इस वाले बल के कारण जो कि पीछे वाले पहिए से आ रहा है। इसका मतलब इस पहिए को घूमने के लिए आगे एक बल कार्य कर रहा है, और इस तरह से मैं किसी को भी खींच कर लाऊं तो उस पर सर्पी घर्षण काम करता है। और सर्पी घर्षण, अगर ये आगे मूव कर रहा है तो सर्पी घर्षण किधर जाएगा? अगर ये पहिया आगे की तरफ मूव कर रहा है तो सर्पी घर्षण किधर होगा? पीछे। इस पर जो घर्षण होगा वो हम एफ के होगा, एफ के अंदर सर्पी और रोलिंग दोनों आ गए, तो मैं एफ के लेकर चल रहा हूँ। तो आगे वाले पहिए पर घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा और पीछे वाले पहिए पर घर्षण बल आगे की तरफ लगेगा। ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता है कि एक साइकिल है तो उसके पहियों पर किस तरह से घर्षण बल कार्य करता है। तो आगे वाले पहिए पर पीछे की तरफ, तुम कहोगे सर पीछे क्यों? क्योंकि आगे वाले पहिए पर घर्षण बल उत्पन्न हुआ इस वाले बल के कारण, और पीछे वाले पहिए पर घर्षण बल उत्पन्न हुआ यहाँ जो बल हमने लगाया है, और हम लगा रहे हैं पीछे की तरफ, तो इसके कारण। इसीलिए आगे वाले पहिए पर घर्षण बल पीछे की तरफ और पीछे वाले पहिए पर घर्षण बल आगे की तरफ होता है। इस सवाल को हम याद रखेंगे। अब हम समझते हैं सर घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल के लाभ क्या क्या हैं? तो देखो बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जमीन पर चलना, अगर आप जमीन पर चल पा रहे हो तो वो भी घर्षण बल के कारण ही है। अगर घर्षण बल शून्य कर दिया जाएगा तो जमीन पर कोई भी व्यक्ति चल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये क्यों संभव हो पा रहा है? सर ये जमीन पर चलना भी घर्षण बल के कारण हो रहा है। अगला अगर हम बात करें सर हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह, तो सर उसके जो बाल होते हैं वो किस तरह से साफ कर रहे हैं हमारी गंदगी को, तो वो भी सर घर्षण बल के कारण। तो हम कहेंगे सर ब्रश, जितने भी आप ब्रश होते हैं, ब्रुश बोल लेते हैं, ब्रुश द्वारा सफाई, अगर हम ब्रुश द्वारा सफाई करते हैं तो सर ये भी घर्षण बल के ही कारण संभव हो पाता है। अगला है कि सर जो माचिस की तीली है, जैसे माचिस की तीली अगर तुमने देखा होगा कि माचिस की तीली क्या करती है कि जब उसको रगड़ते हैं तभी वो चलती है, तो सर वहां पर भी घर्षण बल लग रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे माचिस की तीली का जलना। तो ये क्यों संभव हो पा रहा है? तो सर ये भी तो घर्षण बल के कारण हो पा रहा है। अगला है कि सर अगर हम अपने हाथों को, मान लीजिए कि अपने हाथों को हम सर रगड़ेंगे, अगर हम इस रगड़ेंगे तो सर रगड़ने के कारण सर्दियों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो रगड़ने के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं
कि सर यहाँ पर गर्मियों में, वो सर्दियों में, सॉरी, अच्छा गर्मियों में ऊष्मा उत्पन्न मत कर लेना, सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में हाथों को रगड़ कर ऊष्मा, ऊष्मा उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। तो सर ये भी होता है, सर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अगला हम यहाँ एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे साइकिल होती है या फिर कोई भी गाड़ी है, तो उसका जब ब्रेक लगता है, ब्रेक, तो वो रुक जाती है। तो ब्रेक पर भी क्या होता है, ब्रेक के पास भी जैसे पहिया होता है, पहिए के पास में एक व्हील लगा रहता है और उस पर दो ब्रुश लगे रहते हैं मजबूती से, जब हम ब्रेक लगाए तो वो चिपक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी घर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। तो जितनी भी संसार में गाड़ियां हैं उनको ब्रेक लगा के अगर रोक रहे हैं, तो ब्रेक क्यों लग रहा है, घर्षण बल के कारण ही। तो हम कहेंगे गाड़ियों, गाड़ियों में ब्रेक लगाना, तो गाड़ियों में ब्रेक लगाने के कारण ही वो गाड़ियां रुक जाती हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। और ये हम सब समझ ही गए कि सर संसार के जितने भी ब्रश होंगे, ब्रश तो भाई घर्षण बल के कारण ही काम करते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इनको खुद सोचने की कोशिश करना कि सर क्या क्या हमारे जीवन में घर्षण से हमको क्या क्या फायदा है, तो ये हम याद रखेंगे। अगला हम बोल सकते हैं सर घर्षण के हानि क्या है, हम यहाँ लिख देंगे घर्षण बल से हानि। सर जिस चीज से हमें फायदा होता है उस चीज से हमें कहीं ना कहीं एक नुकसान भी होता है, उसका अगर पॉजिटिव व्यू है तो नेगेटिव भी होता है। तो सर घर्षण से कुछ हानि भी होती है, तो बिल्कुल हानि होती है। जैसे यहाँ अगर आएगा कि मशीनों की दक्षता, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, कम हो जाती है। तुम कहोगे सर मशीनों की दक्षता कम कैसे हो जाएगी, जैसे मशीन में जो भी चीजें घूम रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है, और घर्षण बल के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा घर्षण लग जाए और मशीन का पुर्जा घिस जाए और घिस कर टूट भी जाता है। तो हमें एक समय के बाद मशीन को रिपेयरिंग कराते हैं और उस पुर्जे को जो टूट गया या घिस गया उसको हटवा देते हैं। तो इसका मतलब मशीनों की दक्षता कम कर देता है सर घर्षण। अगला सर उदाहरण क्या हो सकता है कि जो हमारे लिए हानिकारक है, जैसे जूते, जूते कॉमा चप्पल, चप्पल कॉमा टायर, टायर, जैसे गाड़ियों के टायर होते हैं वो, गाड़ियों के टायरों, टायरों का घिसना, घिसना, कि सर ये जो जूते हैं, चप्पल हैं, गाड़ियों के टायर हैं, सर ये भी घिस जाते हैं एक समय के बाद। तो सर इनके पीछे भी क्या कारण है, तो हम कहेंगे सर इनके पीछे भी घर्षण बल का ही कारण हो सकता है। अगला हम बात कर सकते हैं कि सर घर्षण बल के द्वारा जे एक उदाहरण और हम समझेंगे कि सर घर्षण बल के द्वारा जैसे कुआं होगा, अभी तो नहीं है लेकिन पहले बहुत चलते थे, जैसे कुआं अगर उसे पानी खींचा जाता था तो उसका जो किनारा होता था उस पर बार बार रस्सी फिसलती थी। रस्सी, देखो लियोनार्डो दा विंची ने इसी को महत्वपूर्ण माना था और अपने प्रयोग किया था इस कुओं की दीवार को देख कर ही। तो उस कुओं पर जो दीवार फिसलती है, तो जब वो जो रस्सी फिसलती है तो एक खांचा बन जाता है, तो उसके कारण भी क्या है, घर्षण है, घर्षण के कारण वो हो रहा है। तो हम ये बोल देंगे कि कुओं, कुओं की दीवार पर रस्सी, रस्सी के द्वारा खांचा बनाना, रस्सी के द्वारा खांचा बन जाता है वहां पर, तो सर ये भी घर्षण का कारण है। तो घर्षण से भी बहुत सारी हानियां हो सकती हैं। अब हम आपके लिए सोच छोड़ देते हैं कि इसके अलावा बहुत सारी हानियां हो सकती हैं, खुद सोच कर देखो क्या क्या हानियां होंगी, घर्षण से क्या लाभ है क्या हानियां हैं, इस पर थोड़ा अपना भी दिमाग चलाना। अब हम बात करते हैं सर घर्षण बल को क्या बढ़ा सकते हैं, कम करना भी अभी देखेंगे। पहले हम सीखने के घर्षण बल बढ़ाया जा सकता है क्या। जैसे मान लो बर्फ हमने डाल दी और बर्फ पर अगर आपको कहेंगे आप इस पर चलो तो चलना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई सर यहाँ पर सर घर्षण कम है, तो घर्षण कम है तो हम चल नहीं पाएंगे। तो सर हम इस घर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे, या तो इसके ऊपर बालू डाल दो या नमक डाल दो या फिर मिट्टी डाल दो, तो घर्षण बल बढ़ जाएगा, आराम से चल जाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि सर घर्षण बल को बढ़ाने के लिए बालू, मिट्टी, नमक आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोट पॉइंट में हम लिखेंगे घर्षण, घर्षण बल को, घर्षण बल को बालू, मिट्टी, मिट्टी कॉमन नमक, नमक से कम, कम नहीं
कम कहाँ, इसे तो बढ़ाते हैं ना, से बढ़ाया जा सकता है। अगर हम घर्षण बल बढ़ाना चाहें तो डाल दो ये सतह के बीच में, तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। अब हम बात करें सर घर्षण बल को कम करने के उपाय और बताइए। तो घर्षण बल को कम करने के उपाय हम अभी बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें मिटाऊंगा उसके बाद उसको लिखूंगा कि सर कम करने के हमारे पास कुछ उपाय हैं। लो स्क्रीनशॉट, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि घर्षण बल को आखिरकार कम किया जाएगा। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं कि घर्षण बल को अगर हमें कम करना है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, घर्षण घर्षण बल को कम करने के उपाय, घर्षण बल को कम करने के उपाय हैं। तो देखो, हम अगर बात करें सर घर्षण बल को कम करने के उपाय, तो हम स्नेहक लुब्रिकेंट LUBRICANT लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट का प्रयोग, हम ये जानते हैं कि संसार के जितने भी लुब्रिकेंट हैं सर हम उनका प्रयोग कर सकते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। तुम कहोगे सर कैसे, तो हमारे जो लुब्रिकेंट हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सॉलिड SOLID, सॉलिड हो सकता है सर, लिक्विड LIQUID, लिक्विड हो सकता है, और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में क्या होगा भाई, गैस तो हो ही नहीं सकता। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और हाँ अर्ध ठोस, ये हम गलत हो गया, अर्ध ठोस, ठोस थोड़ा सा कम ठोस होगा, जैसे पेस्ट होता है, लिक्विड होता है और सॉलिड होता है। तुम कहोगे सर सॉलिड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर्षण बल को कम कर देती हैं, तो घर्षण बल को कम करने के लिए सॉलिड होता है एक ग्रेफाइट, पेंसिल होता है, पेंसिल कच्ची पेंसिल की लीड को घिसो, तो घिसने के बाद जो चूना बनता है वो ग्रेफाइट होता है। उसको आप ऐसे अंगूठे पर लगाने के बाद ऐसे फिसलाना, बहुत ज़्यादा स्मूथ चिकना हो जाता है, तो वो ग्रेफाइट होता है एक। तो सर स्नेहक लुब्रिकेंट सॉलिड स्नेहक कौन है, ग्रेफाइट, सर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। और अगला एक और है पाउडर आता है, पाउडर, जैसे कैरम बोर्ड अगर किसी ने खेला होगा तो कैरम बोर्ड का एक स्पेशल बहुत चिकना पाउडर आता है, तो कैरम बोर्ड पर हम वो डाल देंगे और फिर कैरम आराम से खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ हम बोल सकते हैं कैरम बोर्ड का पाउडर, POWER पाउडर। और एक लास्ट और होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल वेयरिंग। जो वॉल वेयरिंग होती है, अगर हमें किसी पुली को घुमाना है या पहिए को घुमाना है तो हम एक मजबूत लोहे का ऐसे लेकर आए, अब उसमें लगा दिया, लेकिन इसको घुमाने के लिए यहाँ एक लगाए जाते हैं वॉल बेयरिंग। वॉल बेयरिंग कैसी होती है मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, तो एक काम करना, इसका आप गूगल पर सर्च करना वॉल बेयरिंग क्या होती है, वहाँ चित्र निकल के आएंगे, तो वहाँ यहाँ समझ जाओगे। थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो इस तरह से होती है, ये होता है, और यहाँ होते हैं गोल गोल छर्रे, गोल गोल यहाँ पर छर्रे रहते हैं, इस तरह से होती है। यहाँ हम किसी को फंसा देते हैं, फिर ये घूमता है, आसानी से घुमा देता है। इसका मतलब वॉल वेयरिंग, वॉल वेयरिंग, वॉल वेयरिंग, जो वॉल बेयरिंग होती है वो भी सॉलिड में आ जाती है, ये भी घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मशीनों में। अगला है सर लिक्विड, लिक्विड में तो सर ऑयल आता है, OIL। ऑयल में देखो जितने प्रकार के ऑयल हैं सब एक तरह से घर्षण को कम ही करते हैं। फर्श पर कोई भी ऑयल डाल देंगे घर्षण कम हो जाएगा, आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं सर, यहाँ पर एक और होता है ऑयल, ऑयल के साथ साथ एक है, इसको क्या उसका नाम है, उसका नाम है ग्रीस, नहीं ग्रीस तो इधर आएगा, चलो इधर लिख देते हैं ग्रीस। ग्रीस, जो आप ग्रीस जानते हो वो थोड़ा सा मतलब सॉलिड टाइप का रहता है, वो इधर आ जाता है ग्रीस। यहाँ आ जाता है मोबिल, हाँ मोबिल, मोबिल, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये वाला मोबिल शब्द, मोबिल। आप उसको साधारण भाषा में कहते हैं मोबी ऑयल, मोबी ऑयल डरवाने जा रहा है भाई सब गाड़ी में, मोबी ऑयल, वो मोबी ऑयल नहीं मोबिल होता है। ये भी क्या करता है कि पुर्जों पर बार बार गिरता रहता है और घर्षण को कम करता रहता है, इससे मशीन के पुर्जे घिसते नहीं है। तो हमारे पास घर्षण कम किया जाता है किससे, सर स्नेहक द्वारा, लुब्रिकेंट द्वारा। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, पहला है सॉलिड, उसमें ग्रेफाइट, कैरम बोर्ड का पाउडर और वॉल बेयरिंग, ये इस्तेमाल करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। अगला है सर लिक्विड, लिक्विड में जितने प्रकार के ऑयल हैं सभी घर्षण को कम करने का प्रयास करते हैं।
और अगला है मोबिल, ये याद रखना, मोबिल भी एक लिक्विड लुब्रिकेंट है जो घर्षण बल को कम कर देता है। अगला है सर अर्धठोस। अर्धठोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये ऐसा होता है, अब मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं, अब जिसने ये देखा होगा ग्रीस वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, और जिसने नहीं देखा है वो कहेगा कि ये कैसा अर्धठोस कैसा, मतलब ऐसा होता है जैसे कॉलगेट आपने देखा होगा, चलो कॉलगेट, कॉलगेट पेस्ट जब निकालते हैं, सफेद वाला को जो कॉलगेट आता है वो निकालते हैं, तो जिस तरह से वो पेस्ट होता है वैसे ये ग्रीस होता है। तो ये ग्रीस भी घर्षण बल को कम करता है। ये मशीन में बॉल बेयरिंग जहाँ लगाई है वहाँ पर मशीन के जो पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ हमारा घर्षण बल को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर हमारा घर्षण बल का चैप्टर क्लोज होता है। तो घर्षण बल जो था वो हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसी तरह से अगर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, मतलब देखते रहते हो, मतलब चुपके चुपके देख रहे हो, कहीं दोस्त न देख ले, अरे भाई भेजो, ये गरीब चैनल है, थोड़ा इसको अमीर करवाओ, मतलब थोड़ा सा देख लिया करो मास्टर किस पे पढ़ा रहा है, बोर्ड पे पढ़ा रहा है। अगर थोड़ा अमीर होता तो पता क्या डिजिटल बोर्ड लगा देता। जिस दिन यहाँ डिजिटल बोर्ड आ जाएगा उस दिन समझना मास्टर अमीर हो गया। अभी तो गरीब है, गरीब चैनल है, थोड़ा इसको उठवाओ, सब्सक्राइब वगैरह करवाओ, ठीक है भाई, हो सके तो करवा सकते हो, तुम्हारी क्षमता बने उतना करवा देना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, खुद तो कर लो कम से कम। लगातार इसको देखते रहो और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहो, नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि न तो वही वाला नेताजी वाला हिसाब हो जाएगा कि नेताजी स्टेज पर तो आ गए लेकिन भूल के आ गए थे वो सोने का कच्चा। नहीं वीडियो देखे तो मोटिवेशन वाली वीडियो जाकर देखो कि मैंने वो एक मोटिवेशन वाली वीडियो बनाई है, उसमें एक कहानी बताई है। तो वही वाली सिचुएशन, तो अपनी कॉपी पेन लेकर आओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।